नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने हरिवंश राय बच्चन के बारे में जो प्रश्न देखे थे पिछली कक्षाओं के पिछले एग्जाम्स के, उसके आगे हम आज उनके जीवन परिचय के बारे में और आत्म परिचय कविता जो हमारी यहाँ पर दी गई है और साथ साथ में एक गीत भी दिया गया है। गीत का जो नाम है वो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, निशा निमंत्रण से उद्धृत है। उनकी व्याख्या और उनके भावार्थ है वो भी हमें साथ साथ में पढ़ेंगे। लेकिन मुख्य बात है, हम यहाँ पर जो शुरुआत करेंगे वो उनके जीवन परिचय के अंदर। देखिए, जीवन परिचय के अंदर उनका जन्म है 1907 में हुआ, मृत्यु है 2003 के अंदर बम्बई के अंदर हुई। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण था। ये सारी चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम्स के अंदर नहीं पूछी जाती सामान्य तौर के ऊपर। इसलिए यहाँ पर इस YouTube चैनल का मात्र एक ही पर्पज़ है, एक ही उद्देश्य है यहाँ पर कि आपको वास्तव में वो सब कुछ बताया जाए जो आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए बहुत उपयोगी है और जहाँ से प्रश्न है वो बार बार आते हैं। प्रश्नों के अंदर हमने देखा था कि उनके जो है रचनाओं से संबंधित या साहित्यिक योगदान से संबंधित जो आत्मकथा है विशेष तौर से उसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पद्य में उनकी जो आत्मकथा लिखी गई उसके 4 भाग हैं। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 के अंदर ये उनकी आई। दूसरा है नीड़ का निर्माण, फिर 1970 के अंदर। फिर बसेरे से दूर, ये जो है 1977 के अंदर। और 10 द्वार से सोपान तक, ये 1985 के अंदर आई। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि इनका एक तो हमें कर्म भी याद रखना है। कर्म इसलिए याद है, देखिए अब इसके अंदर सन है वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। सन मैंने साथ में इसलिए लिख दी कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, इस कारण से मैंने सन भी साथ में लिख दी। लेकिन कर्म क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये कर्म भी हमें इसका याद रखना है। इसके बाद में हम आगे अगर चलें तो इनकी रचनाओं के अंदर इनकी काव्य कृतियाँ हैं वो हमें याद रखनी है। मैंने काव्य कृतियाँ यहाँ पर कर्म से लगाई है, लेकिन इनका कर्म कोई विशेष महत्व नहीं रखता। ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर जो प्रश्न आपके आए हैं तो वो साथ में हरिवंश राय बच्चन के साथ साथ में बहुत सारे अन्य कवि जो हैं उनसे संबंधित रचनाएं भी साथ में देकर पूछी जाती है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इस कारण से इनके कर्म की बजाय हम इनकी रचनाओं को कम से कम याद रखें। जैसे पहली रचना है इनकी, पहली रचना इनकी है तेरा हार 1929। दूसरा है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ये जो मधु काव्य है वो उत्तर छायावाद के अंदर जिसके मूल प्रवर्तक हैं वो हरिवंश राय बच्चन थे। ये हमें एक विशेष तौर से हमें याद रखना है, क्योंकि इसके अंदर देखिए मधु काव्य के अंदर क्या है, मधु काव्य के अंदर उमर खयाम की जो रुबाइयाँ थी उसका जो मस्तानापन था, या यूँ कहा जाए कि प्रेम की जो एक मस्ती है वो इस मधु काव्य के अंदर दिखाई देती है। तो ये मधु काव्य के या हालावाद के प्रवर्तक थे। इसी कारण से इनको हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक कवि भी कहा जाता है, जो छायावाद के बाद में उत्तर छायावाद की मूल रूप से पृष्ठभूमि में तैयार हुआ था। इसके बाद में है आत्म परिचय 1937 के अंदर, निशा निमंत्रण है वो 1938 के अंदर, एकांत गीत है वो 1939 के अंदर, आकुल अंतर है वो 1943 के अंदर, सतरंगिणी है वो 1945 के अंदर, हलाहल है 1946 के अंदर, बंगाल का अकाल 1946 के अंदर ही है ये भी। खादी के फूल, खादी के फूल है ये जो रचना है 1948 के अंदर पंत जी के साथ में लिखी थी उन्होंने। पंत जी के साथ में, सुमित्रा नंदन पंत जी के साथ में खादी के फूल 1948 के अंदर लिखी थी। सूत की माला है, इसके अलावा मिलन यामिनी है। अब देखिए ये रचना है वो महत्वपूर्ण रचना है, ये बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। इसके अलावा प्रणय पत्रिका है, धार के इधर उधर, ये रचना भी है, ये भी मुख्य रचना इनकी मानी जाती है। इसके अलावा आरती और अंगारे है। इसके बाद में बुद्ध और नाच घर है 1958 के अंदर है। त्रिभंगिमा 1961 के अंदर है। चार खेमे 64 खूंटे। दो चट्टानी जो रचना है इसके ऊपर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, इसलिए ये जो रचना है वो भी हमें खास करके इनकी याद रखनी है।
दो चट्टाने के ऊपर 1965 के अंदर ये रचना लिखी गई थी और इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना के ऊपर है वो दिया गया 1967 के अंदर। तो वो रचना भी हमें खास करके याद रखनी है। बहुत दिन बीते ये 1967 के अंदर कटती प्रतिमाओं की आवाज़ है, उभरते प्रतिमानों के रूप है, जाल समेटा, और नई से नई पुरानी से पुरानी ये 1985 के अंदर ये जो रचना है ये इनकी सबसे अंत में आई थी। वैसे जाल समेटा वहाँ तक उनकी रचनाएं तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं। अब इनके अंदर बुद्ध और नाचघर है, आरती और अंगारे है, मिलन यामिनी है, सतरंगिनी है। इन रचनाओं के बारे में किसी जगह मिलान करने के रूप में ये प्रश्न आ सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके ये काव्य संग्रह हैं जिनको आप अपने नोट्स बना लीजिए और नोट्स बनाने के बाद में इनको याद कीजिए। दो चट्टानें, इसके ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ 1969 के अंदर। 1969 के अंदर इसके ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। इसके बाद में डायरी है एक, ये भी इसकी मुख्य है, हरिवंश राय बच्चन जी की प्रवासी की डायरी। इसके साथ में बहुत बार प्रश्न ये आता है कि एक साहित्यिक की डायरी किसकी है, तो ये मुक्ति बोध की है। वैसे डायरी विधा के ऊपर हम आगे हमारी जो गद्य विधाएं हैं उसके अंदर भी हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ में ये कंसेप्ट भी हमारे दे रखा है। तो उससे संबंधित भी सारी डायरियाँ जो एक विशेष तौर से एग्जाम्स के अंदर पूछी गई हैं उनके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद में है मदारी, ये इनकी हास्य पाक्षिक, इसका संपादन इन्होंने किया था। अनुवाद है हेमलेट का, जनगीता का, मैकबेथ का, 64 रूसी कविताएं। एक ये जो चीज़ है ये मुख्य है। बच्चन ग्रंथावली ये 10 खंडों के अंदर इनकी है और इस पर भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई, तो 10 खंडों में ये प्रकाशित हुई थी। इसके बाद में हरिवंश राय बच्चन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हम देखेंगे। 1933 से लेकर 1936 की विशेष काव्यधारा हालावाद के प्रवर्तक ये थे। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि छायावाद के अंदर 1936 में वैसे छायावाद का वो समापन माना जाता है और उसी के साथ साथ में ये काव्यधारा अंतिम समय के अंदर ये काव्यधारा है वो भी देखने में आई सामने, जिसके प्रवर्तक का हालावाद है, बशर्ते कि ये कोई विस्तृत रूप ये ग्रहण नहीं कर पाई और जल्द ही हरिवंश राय बच्चन जी के साथ में ये जो हिंदी के अंदर हालावादी दर्शन है वो ज़्यादा पनप नहीं पाया। इसके अलावा प्रबंध शिरोमणि की इनको उपाधि दी गई, अक्षय रोमांस का कवि इनको कहा जाता है। ये चीज़ें कोई विशेष महत्व नहीं रखती, ये सामान्य तौर पर एग्जाम्स के अंदर पूछी भी नहीं जाती, लेकिन फिर भी हम इनको पढ़ते रहते हैं। अब इसके बाद में इनका जो मुख्य चीज़ है वो मध्य युगीन फारसी कवि उमर खयाम का मस्तानापन, हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में उनके अनुसार किनके अनुसार, हरिवंश राय बच्चन जी के अनुसार दुनिया है वो क्या है, दुनिया है वो एक मधुशाला है। जैसे एक विद्यालय होता है उसी प्रकार से मधुशाला है और हमारा जीवन जो जीना है वो एक मधु कलश के रूप में है। हम कल्पनाएं जो करते हैं जीवन के अंदर के, देखिए शराब पीने के बाद में व्यक्ति है वो मस्त हो जाता है, वो कल्पनाओं में खो जाता है। तो कल्पना है वो एक साकी की भांति है, एक शराब की भांति है, क्योंकि कल्पनाओं के अंदर हम सब कुछ अच्छा ही अच्छा ग्रहण करते हैं। और कविता जो है, कवियों द्वारा लिखी गई कविताएं हैं वो प्याला है। तो इस प्रकार से उन्होंने मधुशाला के बारे में एक समग्र विवेचन है। कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर प्रेम की मस्ती को दिखाने की कोशिश उन्होंने की थी। अब हम ये तो इनकी रचनाएं आ गई, काव्य आ गया इनका। अब आगे अगर हम बढ़ें तो इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, अब इनके जो रचनाएं हैं दो, आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसमें से हम इसका भावार्थ है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। पिछले अपने एग्जाम्स के प्रश्न जो देखे होंगे उनके अंदर देखा होगा कि या तो उनके पद्य भाग से संबंधित है या फिर इनके भावार्थ से संबंधित जो रचनाओं के अंदर आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसमें से कोई प्रश्न बन सकता है। तो विशेष तौर से हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो इनकी जो आत्मकथाएं हैं, इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं जिनको क्रमबद्ध रूप से हमें पढ़ना है। इसके अलावा इसके अंदर हमें विशेष तौर से और कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए तो अब आगे हम पढ़ते हैं इसके अंदर आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविताएं।
अब हम यहाँ पर हमारी जो रचनाएं हैं आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है जो निशा निमंत्रण से लिया गया उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम इनके जो हमारी किताब में जो परिचय दिया वो भी एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं ताकि आपका रिवीजन भी इसके अंदर साथ साथ में होता रहे। जन्म इनका 1907 में इलाहाबाद के अंदर हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं वो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत गीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये तो इनके काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनके आत्मकथाएं 4 खंड है जो पद्य में लिखी गई है। मैं बार बार इस बात पर को दोहरा रहा हूँ, ये पद्य के अंदर लिखी हुई है। हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये इनके अनुवाद है। प्रवासी की डायरी, इनकी ये डायरी है। अब मैंने एक डायरी पहले भी इसके पहले भी बताई थी, एक साहित्यिक की डायरी, ये मुक्तिबोध की खास आपको याद रखनी है। उनका पूरा वाङ्मय है, यानी कि पूरा जो इनका साहित्य है वो पूरा का पूरा बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों के अंदर प्रकाशित हो चुका है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कई कोचिंग्स के अंदर कई जगहों के ऊपर लोग वाग है, इसके अंदर बच्चन ग्रंथावली का जो संकलन है वो किसने किया वो भी सारी चीज़ें लिखाते रहते हैं, तो इसका कोई यहाँ पर विशेष औचित्य नहीं है। क्योंकि अगर हम एक ही कवि के ऊपर देखना चाहें तो 5 से 6 घंटे का वीडियो बन सकता है, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये देखना है कि एग्ज़ाम्स के अंदर हम प्रश्न कहाँ से पुटअप हमारे यहाँ पर होते हैं, तो उन जगहों को विशेष करके ध्यान दिया जाए। निधन इनका 2003 में बम्बई के अंदर हुआ। पूर्व जलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, ये इनकी कविताओं के बोल हैं। 1942 से 1952 तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक के कार्यक्रमों से संबंध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। अब देखिए इसके अंदर ये सारी चीज़ें वैसे एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी कई बार विकल्प जो दिए जाते हैं उसके अंदर पूछ लिया, एक विकल्प दे दिया जाता है कि हरिवंश राय बच्चन जी से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है, और उसमें एक ये भी दे देते हैं कि विदेश मंत्रालय के अंदर विशेषज्ञ रहे। तो ये सामान्य तौर पर सरसरी तौर पर हमें इन चीज़ों को भी देखते हुए चलना है। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात कही। एक ये मुख्य चीज़ यहाँ पर ये, क्योंकि छायावाद जो था हम ये देखते हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और उसके बाद में हमारा छायावादी युग आता है। तो छायावाद के अंदर हम ये देखते हैं कि रहस्यवाद भी था, और रहस्यवाद के साथ साथ में कोई भी बात है उसको सीधे ढंग से नहीं कहा गया, उसमें कुछ न कुछ लाक्षणिकता अवश्य थी, कुछ न कुछ रहस्य उसके अंदर अवश्य था। तो वो लाक्षणिकता यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी ने नहीं अपनाई। उस वक्रता को उन्होंने अपनाने की बजाय जो भी अपनी बात कही वो सीधी सादी जीवंत भाषा के अंदर और संवेदनशील गेय शैली के अंदर अपनी बात को कहा था उन्होंने। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। ये सामान्य सी चीज़ें आप भी इसके अंदर आराम से पढ़ सकते हैं इनको। ये विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षणता, लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खयाम का मस्तानापन, ये बात मैं बार बार दोहराऊं क्योंकि इससे संबंधित ये ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं। मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये शुरुआत की जो रचना है उनके अंदर दिखाई देता है। और उनमें भी मधुशाला के अंदर एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। कहने का तात्पर्य है कि इनका जो मस्तानापन है, उमर खयाम की जो रुबाइयों का मस्तानापन है वो कौन सी रचना में विशेषकर दिखाई देता है, इस प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो मधुशाला के अंदर उसमें भी आगे उन्होंने ये बताया कि जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है, अमृत का वो घूंट माना जाता है। यहाँ पर पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें। देखिए ये यहाँ पर कड़वा खट्टा सहज भाव से स्वीकार करें। आगे हमारी आने वाली जो कविता है आत्म परिचय, कहीं न कहीं ये प्रभाव उनकी वहाँ पर भी दिखाई देता है। आत्म परिचय कविता के अंदर भी दिखाई देता है, जिसके अंदर सुख और दुख
दोनों के अंदर हमें खुश रहते हुए, मस्त रहते हुए आगे बढ़ते रहना जीवन के अंदर करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। सूफियाना सी ख्याली जो सूफी काव्य हमारा था, उस सूफी काव्य के अंदर ये मूल रूप से बात बताई गई है बेख्याली, यानी कि ज़्यादा हम उआबो में नहीं रहें, ज़्यादा हम दवंदों में नहीं रहें। जो जीवन में घट रहा है वो घटित होने दे, लेकिन हम अपनी सही दिशा के अंदर संघर्षों का सामना करते हुए आनंद के साथ आगे बढ़ते रहें। ये सूफियानी बेख्याली है। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाए और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफुर हो जाएं। ये भी यहाँ पर एक मुख्य चीज़ उन्होंने बताई है, तेरा मेरा के झगड़े काफुर हो जाएं, जो वर्तमान समय में विशेष तौर से दिखाई देता है। तेरे मेरे की जो भावना है वो हर जगह आगे से आगे बढ़ती हुई, वो धर्म के अंदर भी आ गई, वो शिक्षा के अंदर भी आ गई, हर जगह पर आ गई है। इसे बच्चन का हलावादी दर्शन कहते हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। युगबोध से संबंधित जो अंत में जो रचनाएं लिखी गई थी उनके बारे में बात बताई जा रही है यहाँ पर। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। देखिए, इन्होंने गद्य के अंदर भी लिखा, इन्होंने पद्य के अंदर भी लिखा, लेकिन इनका कवि रूप है वो ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। अब हमारी जो दो कविताएं आत्म परिचय और निशा निमंत्रण, उसके बारे में विशेष करके पढ़ना है। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो हमारा यहाँ पर एक गीत दिया हुआ वो निशा निमंत्रण से लिया गया है। और देखिए यहाँ पर ये जो इनकी कविता है आत्म परिचय, ये आत्म परिचय कविता है, ये आत्म परिचय इनके काव्य संग्रह से ही ली गई है। लेकिन कई जगह बुक्स के अंदर ये दे रखा है, कई जगहों के ऊपर कि आत्म परिचय वो निशा निमंत्रण से ली गई है। ऐसा नहीं है, निशा निमंत्रण से ली गई है, ये इनके आत्म परिचय से ही ली गई है। तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है, अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। सीधी सीधी सी बात है। आत्म परिचय, जैसा कि टाइटल से इनके आत्म परिचय शीर्षक से ही पता चल रहा है, आत्म परिचय यानी कि स्वयं का परिचय हमें जानना है। और जो देखिए, एक ये चीज़ भी है कि कई बार आपने देखा होगा कि मैं ये चीज़ें ज़्यादा कोई गौर नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आजकल यूट्यूब के ऊपर ये जो धूम मची हुई है, मोटिवेशनल वीडियो चारों तरफ ये मची हुई है। हम उसके अंदर आधा आधा घंटा, एक एक घंटा निकाल देते हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशनल ये है कि स्वयं अपने आप से आप जो उत्साह प्राप्त करोगे, वह उत्साह किसी दूसरे के देने से हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इस कारण से सबसे बड़ा मोटिवेशनल के लिए यही है कि आप बेरोजगार हैं और इस कारण से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और इसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो आत्म परिचय, खुद की शक्तियों को पहचानना, खुद की कमियों को पहचानना। और वही चीज़ यहाँ पर इस कविता के अंदर भी दी गई है, आत्म परिचय, कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है, क्योंकि हम अपने आप को जान ही नहीं पाते हैं और दूसरों के ऊपर है वो छीटाकशी करनी शुरू कर देते हैं या उनकी प्रशंसा करनी शुरू कर देते हैं। दोनों ही भावों की बात यहाँ पर चल रही है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। मैंने पहले भी बताया था, सूफियाना अंदाज जो है इसमें, समाज से व्यक्ति का संबंध खट्टा मीठा से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जीवन के अंदर हमारे सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। किसी के साथ में समाज के अंदर रहते हो, हम किसी से झगड़ा भी कर बैठते हैं, किसी से हमारा स्नेह अत्यधिक बढ़ जाता है, तो वो भी हमारा साथ साथ में चलता रहता है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं, लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ये सामाजिक प्राणी होने के नाते हम इस सांसारिक जीवन जो है उसमें समाज में रहते हुए हम निरपेक्ष भाव से नहीं रह सकते। निरपेक्ष भाव से रहने का तात्पर्य, कहने का तात्पर्य कि हम समाज को छोड़ दें, समाज से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखें, तो ऐसे हम नहीं रह सकते। हमें समाज के अंदर रहना ही पड़ेगा और समाज के वो सारे अनुभव हमें प्राप्त करने ही होंगे जिनके अंदर कहीं पर संघर्ष भी मिलेगा, कहीं पर हमें उत्साह भी मिलेगा, कहीं पर हमें खुशियाँ भी मिलेंगी, कहीं पर हमें दुख भी मिलेगा। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, देखिए ये
पूर्णतः हमारे समाज के अंदर वर्तमान में जो चीज़ें घटित हो रही हैं या पीछे से चली आ रही हैं चीज़ें, वो ही यहाँ पर लिखी गई हैं। बस हमें थोड़ी सी समझनी है इनको। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। प्रीति यानी कि प्रेम का, कलह का यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपस में मन मुटाव की जो भावना है उसका है। मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। विरोधों का यानी कि कठिनाइयों का, दुखों का, बीच के अंदर जिसके अंदर सुख भी हैं और उसके अंदर जो है अपने दुख भी हैं, सुख भी हैं, सभी हैं। द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। द्वंद्वात्मक संबंध यानी कि बहुत बार हमारे मन में इस प्रकार के विचार आते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये करें, ये ना करें। तो ये जो मर्म है, ये जो भावना है, वो बार बार हमारे मन में उठती रहती है। हम जीवन जीते रहते हैं, सुखों को प्राप्त करते हैं, कभी दुखों को प्राप्त करते हैं। तो ये सब कुछ इसके अंदर बताया गया। अब देखिए, इस पंक्ति के अंदर जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे कितना कष्ट दे। देखिए, हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते कई बार हमारे से कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो समाज के अंदर लोग हैं वो हम पर विभिन्न भिन्न प्रकार के आक्षेप लगाने शुरू कर देते हैं। कई बार बहुत सारे व्यंग्य बाण भी हम पर छोड़ते रहते हैं। लेकिन उन सभी, और शासन प्रशासन भी हमें कई बार कष्ट दे देता है। शासन प्रशासन का, जैसे अभी पिछले दिनों रिट की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर देखा था, वो शासन प्रशासन की गलतियां मानी जाए, किसकी मानी जाए, वो एक अलग महत्व रखता है। लेकिन फिर भी उसके कारण से बहुत सारे लोगों को इससे तकलीफ हुई। तो वो कष्ट हमारे जीवन के अंदर आते रहते हैं। पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। क्योंकि हमारी पहचान हमारा परिवेश है, और हम अपनी परिवेश से ही हम सब कुछ, हमारी पहचान है वो बनती है। आगे इसके अंदर पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में ये बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है, उन्मादों में अवसाद। ये हमारी कविता का मूल भाव हम यहाँ पर देखेंगे। उन्मादों में अवसाद। अब उन्मादों की बात क्या होती है, उन्माद क्या होता है, सबसे पहले हमें इन चीज़ों के बारे में जानना है। उन्मादों में अवसाद, अवसाद तो हम दुख को कहते हैं कि दुख जो होते हैं उनके अंदर भी मस्ती का भाव हमारे मन में होना चाहिए। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग। रोदन यानी कि फिर वो दुख के अंदर भी हमें राग का तात्पर्य हम आनंद की अनुभूति करनी चाहिए। एक राग कहाँ होता है, गीतों के अंदर होता है, और गीत कभी सुख में नहीं गाए जाते। लेकिन यहाँ पर देखिए पूरी कविता है वो विरोधाभास से भरी पड़ी है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि रोदन में राग, शीतल वाणी में आग। शीतल वाणी, मीठा में बोलना, लेकिन आग यहाँ पर प्रतीक किसका, क्रांति का प्रतीक है, एक उत्साह का प्रतीक है, एक आगे बढ़ने की ललक हमारे अंदर होनी चाहिए। विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य, साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, यही हलावादी दर्शन है। देखिए, वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। कहने का यहाँ पर आज से देखिए बहुत अच्छी बात बताइए। जीवन जीने का इससे बड़ा मोटिवेशन कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। यानी कि जीवन में हमें आगे अगर बढ़ना है तो खुशी के साथ में संघर्षों को झेलते हुए, उन्मादों में अवसाद है, रोदन में राग है, शीतलवाणी में एक क्रांति का प्रतीक हमें लेकर आगे बढ़ते रहना है। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, ये ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। ये यहाँ पर एक मुख्य चीज़ इन्होंने बताई है कि यह ठस्सा छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। कौन सा ठस्सा,
ठस्से की बात यहाँ पर ये बात बताएगी, एक ऐसा भाव छायावादोत्तर काव्य के अंदर जो गीतों के अंदर दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि जीवन के अंदर संघर्ष होने के बाद में भी हमें आनंद के साथ में आगे बढ़ता रहना चाहिए। मूल भाव इसका यही है। किसी असंभव आदर्श, आदर्श को यूटोपिया कहा जाता है, कि तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कला का यही वितान, विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबुझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। दूसरा जो हमारा है, देखिए इसके अंदर मूल रूप से हम अगर इन चीज़ों को देखें तो आत्म परिचय कविता के अंदर मूल भाव यही है कि दुख और सुख दोनों के अंदर आनंद के साथ में हमें आगे जीवन के अंदर बढ़ते रहना चाहिए। दूसरा हमारा है निशा निमंत्रण से गीत लिया गया, से उद्धृत गीत जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है के नाम से। उसके अंदर जैसे इसके टाइटल से ही पता चल रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और दिन जल्दी जल्दी जब भी ढलता है तो वहाँ पर इस भाव के अंदर हर व्यक्ति अपना अलग अलग है वो भाव उत्पन्न करता है, या ये कहा जाए कि सोच विचार उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर इसके जो शीर्षक है उसके अंदर व्यंजना शब्द शक्ति है, लेकिन बाकी जो कविता है उसके अंदर अभिधा शब्द शक्ति है। उसके अंदर कोई विशेष वैसी कोई लाक्षणिकता यहाँ पर कवि ने नहीं प्रकट किया है। उन्होंने बिंबों के सहारे किसको प्रकट किया है, उसने बिंबों के सहारे प्रकृतिगत जो मनोहारी दृश्य है उसको प्रकट करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य की बात यहाँ पर बताई गई है कि धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। धड़कते हृदय से तात्पर्य यानी कि हमारी दैनिक दिनचर्या है, उस दिनचर्या में हम किस प्रकार की सोच लेकर आगे बढ़ते हैं वो मूल रूप से काव्यात्मक रूप में यहाँ पर कवि ने प्रकट करने की कोशिश है वो की है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत यानी कि सर्व जोड़ अनुभूत यानी कि सभी के द्वारा जो अपनाया गया है, उन बिंबों के सहारे, किन बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन, ये जो रूहानी छुअन है, ये रूहानी छुअन का तात्पर्य भी यहाँ पर वही है, रूहानी छुअन जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्वात्मक भाव नहीं हो। रूहानी जो भाव है, रूहानी भाव जिसके अंदर हम निरपेक्ष भाव से संघर्ष और कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ते रहें, उत्साह के साथ में आगे गति करते रहें, उसी को रूहानी छुअन कहा गया है। देना बच्चन जी की जो अलग विशेषता है, ये गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विशेष से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारी प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। देखिए यहाँ पर ये कविता जो हमारी है वो हमारे लिए आगे एग्जाम्स की जो तैयारियां हम कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन ही है। ये आप ये मानिए कि ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि जो चीज़ हमें आगे कुछ लक्ष्य हमें दिखाई देता है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य से हम साक्षात्कार करने के लिए हमारे पैरों में गति भर दी जाती है। अब देखिए हम फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर, रीट के अंदर जो आगे आने वाली है उनके अंदर हमारा सिलेक्शन होगा तो, और ये भाव जो हमारे मन में बार बार उभरता है, उसके बाद में आप टीचर लगोगे, अच्छा पेमेंट होगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो यही एक आशा जो हमारे जीवन के अंदर है, वही आशा हमें ज़्यादा से ज़्यादा चंचलता के साथ में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है, और ये सबसे बड़ा मैं मानता हूँ मोटिवेशन भी है। अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। अन्यथा हम शिथिलता और जड़ता को प्राप्त होने के लिए अभिषिक्त हो जाते हैं। यही बात है कि अगर हमें आगे अपने जीवन के अंदर कोई लक्ष्य नहीं दिखाई देता है, आगे हमें जीवन के अंदर कोई अच्छा चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है, तो हम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। आगे हम जीवन के अंदर प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। हमारे माता पिता हमारे लिए जो भी स्ट्रगल करते हैं, जो भी संघर्ष करते हैं, वो सारा का सारा संघर्ष इसी कारण से है क्योंकि उनके साथ में एक लक्ष्य जुड़ा हुआ है। हम अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ करें। देखिए माता पिता की ही बात नहीं है, यहाँ पर समाज के अंदर कुछ समाज सुधारक लोग भी हैं। वो लोग भी ये सोचते हैं कि उनको समाज के अंदर एक लक्ष्य प्राप्त करना, समाज को सुधारना, उनका वो एक लक्ष्य हो सकता है। किसी भी रूप में हम एक कोई न कोई लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास में कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं के वहीं रुक जाएंगे। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए। लक्ष्य प्राप्ति
के लिए कुछ कर गुजरने का। अब आपको सब कुछ करना है, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती है या आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा अगर आपके अंदर है, और उस कर गुजरने के जज्बे के लिए आपको मेहनत है, और रातों की नींद है, भूख है, प्यास है, सर्दी है, शादी समारोह या जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपको छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब आगे हमारी कविता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झनकरित जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का यानी कि सांसारिक जो जीवन है, संसार रूपी जो जीवन है, यहाँ पर है जग रूपी जीवन यानी कि संसार रूपी जीवन, रूपक अलंकार है। वैसे एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ कि सामान्य तौर के ऊपर इसके अंदर बहुत सारे अलंकार हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कोचिंग्स के अंदर है, कुछ यूट्यूब के अंदर पढ़ाते समय इसकी पूरी डिटेल वो एक ही पंक्ति के अंदर बहुत सारा समय निकाल देते हैं। इसके अंदर रूपक अलंकार है, इसके अंदर लक्षणा शब्द शक्ति है। अब मैं आपको इसके अंदर बताऊं, इसके अंदर लक्षणा शब्द शक्ति भी है, रूपक अलंकार भी है। पूरी कविता की अगर हम बात करें आत्म परिचय, तो इस पूरी कविता के अंदर माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है, और विरोधाभास अलंकार है, वो पूरी कविता के अंदर शुरुआत से लेकर अंत तक दिखाई देता है। लेकिन इससे संबंधित प्रश्न है वो नहीं पूछे जाते, बहुत कम पूछे जाते हैं। हमें अपनी कविता के भावार्थ से संबंधित या उनकी कुछ पंक्तियां वो देकर प्रश्न पूछे जाते हैं। आप मैं आगे आने वाला जो भी जितनी भी अपने अगर हम बात करें तो मैं आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक की सारी रचनाएं है वो पढ़ाऊंगा। उसके अंदर 108 हमारे कवि और लेखक हैं, 108 कवि और लेखक हैं। उन 108 कवि और लेखकों की कुल 165 रचनाएं हमारे सिलेबस के अंदर है, यानी कि कविताएं हैं और कुछ गद्य के जैसे कहानियां हैं, वो सारा सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। और आप उसके अंदर एक चीज़ का आकलन कीजिएगा कि इनके अंदर से पंक्ति देके कहाँ पर किस एग्जाम के अंदर ये पूछा गया कि इसके अंदर कौन सा अलंकार है या इसके अंदर कौन सी शब्द शक्ति है, ये कभी नहीं पूछते, बहुत कम चांस होते हैं। वो कुछ संयोग से हो जाता है क्योंकि ये सारे कंसेप्ट हमारे अलग से जोड़े हुए हैं। तो साधारण तौर पर मैं आपको इसके अंदर इसका भावार्थ है वो बताने की कोशिश करूंगा। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झनकरित जिसको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इस कविता के अंदर कवि ने अपने जीवन जीने की शैली का परिचय दिया है। मैं किस प्रकार से जीवन यापन करता हूँ, सुखों में किस प्रकार से, दुखों में किस प्रकार से, समाज के सामने किस प्रकार से जीवन यापन करता हूँ, तो वो सब कुछ उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ कि मैं इस संसार रूपी, यहाँ पर देखिए भार शब्द किसको दर्शा रहा है। कविता हमें मूल रूप से याद होनी चाहिए, लेकिन उसके कुछ जो शब्द हैं वो उस पूरी कविता का जो पिन पॉइंट होते हैं, भार यहाँ पर जिम्मेदारियों से लिया गया है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ कि इस सांसारिक जीवन के अंदर मैं मेरी जिम्मेदारियाँ जो हैं उनको लिए हुए आगे बढ़ रहा हूँ, जीवन यापन कर रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अब देखिए भार जहाँ पर होता है, इसका लाक्षणिक प्रयोग हम एक प्रकार से देखें, भार जहाँ पर, जिम्मेदारियाँ जहाँ पर होती हैं उसमें सुख भी आते हैं, उसमें दुख भी आते हैं और हम परेशान भी उसके अंदर होते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि कह रहा है कि फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आनंद के साथ में, प्रेम के साथ में, सबके साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार करके आगे बढ़ता रहता हूँ। कर दिया किसी ने झनकरित जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकरित, झनकरित जैसे वीणा के तार को कोई हाथ लगाता है वो झनकरित हो उठता है, तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर छायावाद से भी चल रहा था साथ साथ में। 1933 से 1936 तक हालावादी दर्शन के साथ साथ में छायावाद का भी जो भाव है वो चल रहा है। और छायावाद के अंदर क्या है, छायावाद के अंदर रहस्यवाद है, और रहस्य यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने किसी अज्ञात की यहाँ पर बात की है, अज्ञात प्रियतमा की ओर इशारा उन्होंने यहाँ पर किया है कि उसने मेरे जो जीवन रूपी जो वीणा थी उस वीणा को छू दिया, और छूने से वो सारे के सारे दुख और सुख है वो झनकृत हो उठे। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, फिर यहाँ पर देखिए द्वंद्व है, यहाँ सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, फिर यहाँ पर ये द्वंद्व को दर्शा रहा है, यानी कि वीणा रूपी जीवन के अंदर सांसों रूपी जो तार हैं वो मैं लिए हुए फिरता हूँ, या आगे जीवन है वो व्यापन करता रहता हूँ। आगे कवि बढ़ता है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते,
मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं सने सुरा, सने रूपी सुरा, सने सुरा, सुरा यानी कि शराब, यानी कि सने रूपी शराब या फिर वो रूपक अलंकार है यहाँ पर, का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कि कहने का यहाँ पर कवि का तात्पर्य कि मैं इस सांसारिक जीवन में जीवन व्यतीत करते हुए स्नेह को या प्रेम को ही मूल रूप से महत्व देता हूँ। बाकी मैं इस संसार के अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उस चीज़ के बारे में मैं कभी भी ध्यान नहीं देता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको, इस सांसारिक जीवन के अंदर ज़्यादा पूछ उनकी होती है, ज़्यादा अनुनय विनय उन लोगों का होता है जो जग की गाते, जो इस सांसारिक जीवन की गाते हैं। क्योंकि ये भौतिकतावादी ज़माना है और भौतिकतावादी ज़माने के अंदर आपने देखा होगा कि ज़्यादा उन्हीं को पूछा जाता है जो इस संसार की गाते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कवि की बात है, वो मैंने पहले आपको बताया आत्म परिचय कविता के अंदर कवि का स्वयं का जीवन जीने का तरीका, उसकी शैली ही मूल रूप से है। इसलिए कवि कहता मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं अपने मन की ही बात है कि मैं अपने मन के अनुसार ही आगे जीवन यापन करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सौपनों का संसार लिए फिरता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये 2015 फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के अंदर प्रश्न आया था। ये जो पंक्ति है वो दी गई थी, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। फिर उसके अंदर जो आगे की बात पूछी गई है किस उद्देश्य से कही गई है, तो इसमें देखो ये नीचे वाली लाइन है, मैं सौपनों का संसार लिए फिरता हूँ। उस प्रश्न का आंसर मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था, वही उत्तर था। कोई घुमा फिरा के नहीं पूछा गया, कुछ उसमें नहीं किया गया। हाँ, इसके अंदर उत्तर इसके और भी हो सकते हैं, लेकिन इतना घुमा फिरा के जो पेपर सेटर उसने नहीं पूछा। यानी कि इस बात से ये तो स्पष्ट है कि साधारण तौर पर साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उन्हीं प्रश्नों को हम थोड़ा सा ज़्यादा डीपली के चक्कर में जाने के चक्कर में वो गलत कर देते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज यानी कि स्वयं के उर मैंने हृदय होता है, यानी कि मैं स्वयं के हृदय के जो विचार हैं, और हृदय के विचार इनके कौन से हैं, प्रेम से परिपूर्ण विचार हैं, कि मैं उन्हीं को आगे से आगे बढ़ाता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज उर के यानी कि स्वयं के हृदय के उपहार, उपहार से तात्पर्य लोगों के अंदर खुशियाँ बांटता रहता हूँ। यहाँ पर तात्पर्य उपहार से तात्पर्य लोगों के अंदर मैं अपनी खुशियाँ हैं वो बांटता रहता हूँ। है ये अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, कि ये संसार है वो अपूर्ण है। अब यहाँ पर कवि ने इस संसार को अपूर्ण क्यों कहा? इस संसार को अपूर्ण इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, और उन बुराइयों के अंदर जो आज इस समय समाज के अंदर मारकाट, उस समय में तत्कालीन समय में मान लीजिए या अब भी वर्तमान में भी वैसा ही कुछ चल रहा है, तो समाज के अंदर जो मारकाट फैली हुई है, जो द्वेष की भावना है, जो बुराइयां, हम एक ही शब्द के अंदर देखें तो बुराइयां जो हैं वो इस कवि हृदय को, हरिवंश राय बच्चन जी के कवि हृदय को वो नहीं भाता है। इसी कारण से वो सौपनों का संसार लिए फिरता है, सौपनों का संसार लिए फिरता। यहाँ पर देखिए फिर काल्पनिक जगत के अंदर प्रवेश कर गए कवि, यहाँ पर फिर काल्पनिक जगत के अंदर प्रवेश कर गए। सौपनों का संसार लिए फिरता हूँ, यानी कि अपने मन में कल्पनाएं हैं वो करते हैं, और उन कल्पनाओं के द्वारा वो समाज का एक ऐसा ढांचा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, सुखी सुख हों, कोई किसी के साथ में किसी भी प्रकार का वैर भाव न रखे, कि ऐसा समाज है वो कवि चाहते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाई, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि, मैं जला हृदय में, अब देखिए इसके भी दो भाव लिए जाते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि, एक तो प्रेम की अग्नि है वो जला कर, लेकिन प्रेम की अग्नि जलाकर दहा करता हूँ। प्रेम की अग्नि जब मनुष्य के हृदय में जलती है तो यहाँ पर खुद के जलने की बात नहीं होती। इस कारण से यहाँ पर मेरा जहाँ तक मानना है, मैं जला हृदय में अग्नि, जला हृदय में अग्नि से तात्पर्य यानी कि खुद के हृदय के अंदर जो संघर्ष है, दुख है, कठिनाइयाँ हैं, खुद झेल रहे हैं कवि, वो उन अपने हृदय के अंदर ही उनको दफन करके दहा करता हूँ, दहा करता हूँ। वो अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, लेकिन उन बुराइयों का, उन संघर्षों का प्रभाव है वो समाज के सामने नहीं आने देते।
आपने देखा होगा कि कई बार घर के अंदर कोई अपने घर का मुखिया हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बहुत दुखी होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो दुख है, वो कई बार उसका दुख है वो उसकी जुबां पर भी आ जाता है। वो बच्चों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं या उनको कुछ कहना शुरू कर देते हैं, कहने का तात्पर्य है। लेकिन यहाँ पर कवि का तात्पर्य ये है कि मत जला हृदय में अग्नि, यानी कि संघर्ष दुख कठिनाइयों को अपने हृदय के अंदर ही अग्नि की भांति वो मेरे हृदय में जल रही हैं, लेकिन फिर भी मैं दहा करता हूँ, यानी कि अंदर ही अंदर जलता रहता हूँ, लेकिन फिर भी सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, चाहे सुख हो और चाहे दुख हो। ये प्रमाणिक सत्य है कि जीवन के अंदर सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में कवि कहता है कि मैं मग्न रहता हूँ। ये नहीं कि सुख के अंदर बहुत इतराना शुरू कर दूं और दुख के अंदर मैं है वो परेशान होना शुरू कर दूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त रहा करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये फिर ये बहुत अच्छी बात इसके अंदर बताई गई है। कवि यहाँ पर जो बात बता रहा है कि जग भव सागर तरने को नाव बनाई, यहाँ पर ये नाव बनाए ये जो शब्द है ये मुख्य तौर से महत्व रखता है, और वो महत्व ये रखता है कि नाव बनाना यहाँ पर भौतिक संसाधनों को जोड़ने से तात्पर्य लिया गया है। जग यानी कि संसार, भव सागर यानी कि संसार से तात्पर्य लाक्षणिक रूप में इसका प्रयोग है संसार के जो लोग हैं वो इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए, तरने के लिए नाव बनाए, यानी कि भौतिक सुख सुविधाओं को जोड़ने में लगा है। लेकिन कवि का नजरिया यहाँ पर थोड़ा अलग हटकर है। कवि यहाँ पर कहता है कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन कवि कहते हैं कि भव मौजों पर, इस संसार की जो मौजें हैं, आनंद है, उनके ऊपर मस्ती से जीवन व्यतीत करता रहता हूँ। देखिए हम अपनी मारवाड़ी के अंदर एक ही बात में इस शब्द को समझें तो उस चीज़ को इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे गांव के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, खा पी लेते हैं, मस्त रहते हैं, घर के अंदर कुछ टेंशन होती है तो भी उसको कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं रहते हैं। तो इसीलिए हमारे घर के अंदर, परिवार के अंदर उस व्यक्ति विशेष के बारे में, बच्चे विशेष के बारे में लोग कह देते हैं कि अमुक तो है वो खा पी के मस्त रहता है। तो ये मस्ती है, वही यहाँ पर हालावादी दर्शन के अंदर वो मस्ती है, बशर्ते कि वो खा पी के मस्त रहने वाले लोग हैं, कठिनाइयों को, दुखों को वो भी झेलते हैं, लेकिन उन कठिनाइयों और दुखों को वो कभी भी अपने चेहरे के ऊपर नहीं आने देते हैं। वैसा ही भाव यहाँ पर कुछ कुछ है वो हरिवंश राय बच्चन जी का भी दिखाई पड़ता है। अगला है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको भार हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब देखिए इसके अंदर ये जो याद की बात बताई गई है, ये इनका विवाह पहले है वो श्यामा नामक एक स्त्री से हुआ था, उसके बाद में तेजी से हुआ था, जिनके पुत्र अमिताभ बच्चन हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में यहाँ पर ये संकेत दे रहे हैं ये कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि रहस्यवाद इनकी कविताओं के अंदर भी कहीं कहीं पर दिखाई देता है। तो उसी की बात यहाँ पर बता रहे हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन का, जवानी का, युवावस्था का उन्माद, युवावस्था के अंदर वैसे भी उन्माद रहता है। उन्माद से तात्पर्य यहाँ पर किससे लिया गया है? उन्माद से तात्पर्य यहाँ पर मस्ती से लिया गया है। एक भाव, ऐसा भाव हमारे मन के अंदर, ऐसा उद्गार हमारे मन के अंदर हो जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को कह सकते हैं कि पागलपन का दौर है, एक नशा होता है उसके अंदर, और जवानी का नशे की बात यहाँ पर की गई है। लेकिन फिर भी उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन उस नशे के अंदर भी, नशे से तात्पर्य किससे लिया गया है? काम करने का एक जज्बा ऐसा है मनुष्य के अंदर, युवावस्था के अंदर होता है, जिसके अंदर वो कुछ भी कर गुजरने का मादा रखता है। लेकिन उसमें भी अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी उन दुखों को भी मैं नहीं भूल रहा हूँ, समाज के दुखों को भी मैं भूल नहीं रहा हूँ। जो मुझको भार हंसा रुलाती भीतर, बहुत बड़ी बात है ये, जो मुझको भार हंसा। कवि यहाँ पर कहने का तात्पर्य कि उन जीवन के संघर्षों से मैं कहीं न कहीं आहत हूँ, दुखी हूँ, लेकिन उस दुख के अंदर, वो दुख मुझे अंदर ही अंदर रुलाता रहता है, परेशान करता रहता है, लेकिन फिर भी मैं बाहर से हंसता हुआ दिखाई देता हूँ। यानी कि वो हतोत्साह है, मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होने देता। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। हाय किसी की याद, वो अपने जीवन के अंदर अपनी प्रियतमा की आवाज़, याद के बारे में कहा जा सकता है, या अन्य किसी, देखिए किसी न किसी अज्ञात के रूप में यहाँ पर ये तो हम ये मान सकते हैं
कि अपनी प्रियतमा या किसी नायिका का वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया होगा। कर ये तन मीटे सबे सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। येतन यानी कि प्रियतन, नादान नासमझ भोला व्यक्ति हो सकता है, मूढ़ है वो मूर्ख हो सकता है, दाना दाना यहाँ पर फिर वही भौतिक सुखों का प्रतीक है। यहाँ पर जहाँ पर कुछ न कुछ लाभ से तात्पर्य यहाँ पर लिया गया। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, यानी कि सभी ने प्रयत्न किया, सभी ने कोशिशें की, लेकिन सभी मिट गए, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन उस मूल सत्य को नहीं पहचान पाए। कर येतन मिटे सब यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए, सत्य किसी ने जाना, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, लेकिन उस सत्य को आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि हमें जीवन के अंदर क्या करना है। नादान वही है हाय जहां पर दाना, कि वही व्यक्ति मूर्ख है, वही व्यक्ति मूढ़ है, नादान है जहां पर दाना। दाना से तात्पर्य यानी कि भौतिक सुखों के पीछे वह भागता रहता है, कि वही व्यक्ति क्या है, मूर्ख है, हम कह सकते हैं नादान है। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, यानी कि ये संसार फिर भी मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी सबको पता है कि एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है, लेकिन फिर भी वह इस संसार से कुछ इस संसार में रहकर वह क्या कुछ सीख रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह फिर दिया हुआ है, वो हमसे ये प्रश्न किए जा रहे हैं कवि महोदय हरिवंश राय बच्चन जी। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं सीख रहा हूँ, मैं क्या सीख रहा हूँ, वो नई परंपराएं, सीखा ज्ञान भुलाना, जो हमारे समाज के अंदर परंपरागत रूप से जो बातें हमें सिखाई जाती हैं उन, और परंपरागत रूप से हमारे जीवन के अंदर ज़्यादातर हम यही सीखते हैं, भौतिक सुखों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन वैभव जोड़ने की बात ही हम सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं उस ज्ञान को भुलाना चाहता हूँ और मैं नई परंपराओं को सीख रहा हूँ। मैं ओवर जग कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं और यहाँ पर देखिए कवि महोदय हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं और, कि मेरे जो जीवन जीने का तरीका अलग तरीके का है, और तथा जग और, यानी कि ये संसार है वो और तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा है, उनकी जो परंपराएं वो अलग है, उनकी जो सोच है वो अलग है। कहाँ का नाता, यानी कि इस सांसारिक जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्यों से मेरा कोई नाता नहीं है, मेरा कोई संबंध उनसे नहीं है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता। अब रोज जग मिटाने की तात्पर्य यानी कि कविताओं के द्वारा, कल्पनाओं के द्वारा कवि महोदय यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, यानी कि अपनी कल्पनाओं के द्वारा एक ऐसे संसार का निर्माण मैं करना चाहता हूँ, करता रहता हूँ और उसको मिटाता रहता हूँ कि नहीं इसमें भी कुछ कमियां रह गई, दूसरे तरीके से हमें इस समाज का निर्माण करना चाहिए। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता, कि इस संसार के अंदर मनुष्य मात्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुखों को जोड़ने में लगा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा धन वैभव को जोड़ने में लगा हुआ है, मैं उसको ठुकरा करें, मैं प्रतिपक्ष से इस पृथ्वी को ठुकराता। प्रतिपक्ष यानी कि प्रत्येक कदम कदम के ऊपर, कहने का तात्पर्य है कि भौतिक सुखों को ठुकराता रहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद महल निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, निज रोदन में यानी कि खुद के स्वयं के दुख हैं, उन दुखों को झेलने के साथ साथ में भी राग लिए फिरता हूँ, यानी कि लोगों में एक उत्साह की भावना पैदा करता रहता हूँ, एक आनंद की अनुभूति उन लोगों को करवाता रहता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, यानी कि मेरी जो जुबां है, मेरी जो वाणी है वो मीठी है, मीठे बोल में बोलता हूँ, लेकिन उन मीठे बोलों के अंदर भी एक क्रांति का भाव है, एक उत्साह का भाव है, मनुष्य के अंदर एक जिजीविषा पैदा करने की शक्ति है, वो उसको प्रदान करता है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, हो जिस पर भूपों के यानी कि राजाओं के, यानी कि मैं एक ऐसे जीवन को प्राप्त करना चाहता हूँ, एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता हूँ जिसके ऊपर बड़े बड़े राजाओं के महल हैं वो भी उसके ऊपर निछावर किए जा सकते हैं। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, वह खंडर का भाग यानी कि प्रेम का भाव है वो लिए फिरता हूँ।
मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं रोया यानी कि दुखों को की अनुभूति है जो मुझे हुई, उससे जो मुझे कहा जाए कि रुदन हुआ, उस रोने के अंदर को भी आप गाना बनाना कहते हैं। मैं फूट पड़ा यानी कि चित्कार के साथ में रो पड़ा। तुम कहते हो छंद बनाना यानी कि तुम उसको भी कविता के छंद के रूप में लेते हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, यानी कि ये संसार मुझे कवि कहकर क्यों अपना रहा है। मैं तो कवियों की जो भाषा है, कवियों का जो भाव है, उस भाव से भी एक अलग तरीके का जो दीवाना हूँ इस संसार का, इस दुनिया का। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए, दीवाने यानी कि प्रेम करने वाले, उनका जिस प्रकार का प्रेम के अंदर वो सब कुछ भूल जाते हैं कि उसी प्रकार का वेश धारण करके। अब वेश धारण करने के तात्पर्य यहाँ पर यह नहीं कि पहनावे से नहीं लिया गया, वेश धारण करने से तात्पर्य यहाँ पर उनके जीवन जीने की एक शैली से लिया गया है। वो शैली मेरी दीवानों की भांति है जिसके अंदर वो किसी भी चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखते हैं, बस अपने जीवन के अंदर उत्साह के साथ में संघर्षों को झेलते हुए आगे बढ़ने की एक प्रेरणा समाज को प्रदान करते हैं। यहाँ पर तात्पर्य उससे, वेश का तात्पर्य यहाँ पहनावे से नहीं है, ले सकते हैं हमें, लाक्षणिक प्रयोग इसके अंदर है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता यानी कि वो मस्ती कह सकते हैं, निशेष यानी कि बिल्कुल भी उस कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से मस्ती का भाव लिए है मैं फिरता हूँ, यानी कि जिसमें कुछ बचा नहीं रही। मादकता वैसे नशे की स्थिति होती है और नशे के अंदर हम सब कुछ भूल जाते हैं, तो वैसी ही मादकता यहाँ पर कवि है वो अपने जीवन के अंदर लेकर आगे बढ़ते हैं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, यानी कि उस मादकता के भाव को सुनकर कि संसार है वो क्या होता है, या संसार के लोग हैं वो झूमते हैं झुकते हैं और लहराते हैं, यानी कि मस्ती के साथ में जीवन व्यतीत करते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो ये हमारी कविता आत्म परिचय थी। एक दूसरी जो कविता हमारी है इसके अंदर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये निशा निमंत्रण से लिया गया। निशा निमंत्रण जो एक गीत संग्रह है उससे लिया गया एक गीत है ये। इसके अंदर देखिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यहाँ पर जो शब्द शक्ति है वो व्यंजना शब्द शक्ति है, और बाकी जो कविता है उस कविता के अंदर जो सारी की सारी जो बाकी कविता उसके अंदर अभिधा शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति है। और ये शीर्षक जो है इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि आपने देखा होगा कि व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर क्या होता है, व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर एक बात के कई अर्थ लगाए जाते हैं। अब दिन जल्दी जल्दी ढलता है तो उसमें हर कोई व्यक्ति, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, ये परंपरागत एक उदाहरण है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्कूल के अंदर बच्चे हैं वो छुट्टी का अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं। खेतों के अंदर गडरिया है वो भेड़ चराते समय वो सोचता है कि दिन ढलने लगा है तो अब जल्दी से हमें सुरक्षित जगह पर पहुंचना चाहिए, तो उसी भाव के अंदर हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये व्यंजना शब्द शक्ति है। बाकी जो कविता उसके अंदर अभिधा शब्द शक्ति है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह शोक थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए हमने परिचय के अंदर एक बात पढ़ी थी कि हमारे सामने एक लक्ष्य होता है, हमारे सामने हमारा एक टारगेट होता है, उस टारगेट को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जीवन के अंदर संघर्षरत रहते हुए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, और उसी कर गुजरने के जज्बे को मूल रूप से जो साक्षात्कार हमारा अंत में होता है वही हमें उत्साह प्राप्त करता है। उसी के बारे में कवि यहाँ पर सामान्य से बिंबों के माध्यम से यहाँ पर प्रकट कर रहा है। माधुर्य गुण है पूरी कविता के अंदर। चाक्षुक बिंबों का यहाँ पर खूब प्रयोग किया गया है, दृश्य बिंब है उसका खूब प्रयोग यहाँ पर किया गया है। हो जाए न पथ में रात कहीं, यानी कि हम चलते चलते रास्ते में ही कहीं पर हमें रात न हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं। अगर मंजिल दूर रहती तो हम वहीं पर रुक जाते, हम ये सोचते कि भाई चलो अब हम अंधेरा होने तक मंजिल तक तो पहुंच नहीं सकते, इससे अच्छा है यहीं पर रुक जाएं। लेकिन यहाँ पर कवि कह रहा है कि मंजिल अब दूर नहीं है। अभी आप देखो रीट परीक्षा वो रद्द हो गई, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं हताश होकर बैठ जाएंगे कि हमारे तो अच्छे नंबर थे, पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। वो चीज़ें नहीं रखकर जो
6-7 महीने आगे आने वाले समय के अंदर खूब मेहनत कर लेंगे, वो अपने जीवन के अंदर सफल हो जाएंगे। मेरा जहाँ तक मानना है, हो जाए न पथ रात में कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी राहगीर। यानी कि ये बात को सोचकर बहुत थका हुआ है, बहुत थका हुआ है, लेकिन ये बात सोचकर कि अब तो लक्ष्य दूर नहीं है, अब हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहिए, ये सोचकर वह थका हुआ राहगीर है, वो भी तेज गति के साथ में अपने कदम बढ़ाता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश है वो करता है। एक अन्य उदाहरण के द्वारा यहाँ पर कवि महोदय ने यहाँ पर ये चीज़ है वो समझाने की कोशिश की है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान पैरों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आप कल्पना कीजिए उस दृश्य बिंब का, उस चाक्षुष बिंब का, जब आपने देखा होगा कि छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे वो घोंसले के अंदर से मुंह निकाल निकाल के देखते रहते हैं, तो उस चीज़ के बारे में कल्पना कीजिए आप। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रही, एक चिड़िया है वो सोचती है कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरी राह देख रहे होंगे, नीड़ों से यानी कि घोंसलों से झांक रहे होंगे। और ये ध्यान जैसे ही उस चिड़िया के मन में आता है, ये है ध्यान पैरों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता, तो वो चिड़िया है वो भी बहुत ज़्यादा चंचलता के साथ में गति करनी शुरू कर देती है। अपने बच्चों के पास में पहुंचने के लिए वह अपने पंखों के अंदर तेजी भर लेती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चिंतल। ये अपने मनुष्य मात्र के लिए बात बताई गई है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे विहलवता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल। यानी कि अगर मनुष्य ये मन में सोच ले कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल हो रहा है, कोई भी तो नहीं हो रहा है, यानी कि मैं तो जीवन के अंदर अकेलेपन का भाव जिस मनुष्य के अंदर आता है, उसके अंदर आगे बढ़ने की ललक है वो खत्म हो जाती है। मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी कि मेरे से मिलने के लिए कोई व्याकुल है ही नहीं। मैं होऊं किसके हित चंचल, यानी कि मैं किसके हित के लिए, किसके लाभ के लिए मैं मेरे अंदर चंचलता लाऊं, यानी कि मैं जो कार्य करूंगा उससे किसी को क्या फायदा होगा। अगर ये मन में विचार आ जाता है तो उसके बाद में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में ये भाव है कि मैं जो ये सब कुछ कर रहा हूँ, जो तैयारियां कर रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आगे नौकरी लगूंगा, उससे समाज का भला होगा और विशेष करके परिवार का, घर का, सबका भला होगा, और यही एक उत्साह है वो हमारे मन में जैसे ही पैदा होता है तो हमारे अंदर और भी ज़्यादा चंचलता पैदा हो जाती है। ये पर्सन शिथिल करता पद को, यानी कि हमारे कदमों की जो गति है उस कदमों की गति को धीमी कर देता है। जब हमारे अंदर ये भावना पैदा हो जाए कि मैं तो जिस व्यक्ति के मन में अकेलेपन की भावना आ जाए तो उस व्यक्ति के आगे बढ़ने की गति है वो भी धीमी पड़ जाती है। भरता उर्मे विहलवता है, भरता मन में भरता उर्मे यानी कि हृदय के अंदर ये विहलवता का भाव है वो भरता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इस प्रकार से ये हमारी 2 कविताएं यहाँ पर ली गई हैं। मैं 2 मिनट का समय आपका और लूँगा, मुझे पता है आपके जो ये समय है वो बहुत कीमती समय है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आगे हम हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास और जो काव्य शास्त्र है उससे संबंधित भी एक वीडियो वो जल्दी चालू करने वाले हैं। इसके अलावा 9वीं से लेकर 12वीं तक जितनी भी बुक्स हमारी हैं उनके टोटल 108 कवि और लेखक हैं। उन 108 कवि और लेखकों की 165 कविताएं और गद्य की कुछ कहानियां हैं, कुछ निबंध है, वो सारे के सारे हमारे सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसकी 5 कविताएं हमारे 9वीं से लेकर 12वीं तक दी हुई हैं, तो उन सभी को हम पढ़ेंगे। सभी कवियों और लेखकों की जितनी भी रचनाएं, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न पहले के 2010-11 से 2018 तक आए हुए हैं वो प्रश्न मैं आपको पहले करवाऊंगा, साथ साथ में पाठों के साथ साथ में करवाऊंगा। बस बात यह है कि आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और वैसे मुझे इसके अंदर ये नहीं कि सब्सक्राइबर बढ़ाओ, लाइक करो, जिसको अच्छा लगे वो इसको लाइक करे, सब्सक्राइब करे, लेकिन सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि आप जिस भी चैनल से पढ़ रहे हैं उसमें रेगुलर पढ़ते रहें, शुरू से लेकर अंत तक उसके साथ में बने रहें। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही, बाकी कल।